1.1 परिचय। इस अनुभाग में हम प्रवासी भारतीयों पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम में आपके सामने आने वाले प्रमुख विचारों को शामिल करेंगे। हमारा ध्यान वैश्वीकरण के व्यापक संदर्भ में भारतीय प्रवासियों पर है। वैश्विक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप ट्रांसनेशनलिज्म ने वास्तविक और आभासी संबंधों को तेज कर दिया है। इसने प्रवासी भारतीयों को, जो कभी अपनी मातृभूमि से कुछ हद तक दूर थे, यात्रा, ऑनलाइन संचार, फोन कॉल, मीडिया इंटरैक्शन और बहुत कुछ के माध्यम से निरंतर संपर्क में ला दिया है। हम अंतर्राष्ट्रीयवाद, वैश्वीकरण और प्रवासी भारतीयों जैसी अवधारणाओं की व्याख्या करके शुरुआत करेंगे। फिर हम वैश्वीकरण प्रक्रिया में गहराई से उतरेंगे और जांच करेंगे कि प्रवासी इस संदर्भ में कैसे फिट बैठते हैं। इसके बाद हम भारतीय प्रवासियों का अध्ययन करने के लिए विद्वानों द्वारा उपयोग किए गए सिद्धांतों का पता लगाएंगे। अंत में हम भारतीयों के प्रवासी अनुभवों की जांच करेंगे, जो अपनेपन और लालसा की भावना के बीच नेविगेट करते हैं, जो वहां मौजूद है और वहां नहीं है। हम यह भी पता लगाएंगे कि कैसे प्रौद्योगिकी और मीडिया प्रवासी सामाजिक क्षेत्र में योगदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों के आंदोलन से है, जो एक नए राज्य में बसने पर अपने मूल देश के साथ सामाजिक संबंध बनाए रखते हैं। भले ही ये समुदाय खुद को नई जगहों पर स्थापित करते हैं, लेकिन वे अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, जिससे वे वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय बन जाते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति वैश्वीकरण प्रक्रिया का परिणाम है। वैश्वीकरण में वैश्विक बाजार, संचार और नेटवर्क शामिल है, जिससे दुनिया पहले से कहीं अधिक आपस में जुड़ी हुई है। दुनिया के एक हिस्से की घटनाओं का असर अब दुनिया भर पर होता है। वैश्वीकरण 3 परस्पर जुड़ी अनिवार्यताओं से प्रेरित है: बाजार, नई तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। सैद्धांतिक रूप से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर आधारित होने के बावजूद, बाजार की ताकतें अक्सर संरक्षणवादी व्यापार नीतियों, अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौतों में पूर्वाग्रहों के कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच असमानता पैदा करती है। वैश्वीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव का दूसरा आयाम तकनीकी क्रांति है। भारत और विश्व स्तर पर प्रवासी भारतीयों की विशेषता भौतिक और आभासी यात्रा है। प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ने इसमें एक उत्प्रेरक भूमिका निभाई है, जिससे विशेष रूप से आईटी उद्योग में पूंजी संचय का एक नया रूप सामने आया है। उत्पत्ति और मात्रा के बावजूद, पूंजी अब वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व गति से प्रसारित हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक अस्थिरता हो सकती है। नई अर्थव्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रणाली को समझना, जहां पूंजी श्रम का पीछा करती है, वैश्वीकरण और प्रवासन का अध्ययन करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, औपनिवेशिक अतीत के विपरीत जहां विपरीत सच था। आइए वैश्वीकरण के तीसरे प्रमुख पहलू का परिचय दें: अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। कंबिया 2000-140 विश्लेषण के लिए 2 मुख्य प्रकार के नेटवर्क की पहचान करता है। मेजबान समाजों के भीतर वर्टिकल नेटवर्क तब बनते हैं जब समुदाय भेदभाव के खिलाफ रणनीति बनाने और आर्थिक सफलता के लिए स्वेच्छा से या जबरदस्ती एकजुट होते हैं। दूसरे प्रकार, पार्श्व नेटवर्क को आगे विभाजित किया जा सकता है: ए, मेजबान समाज और मूल या मातृभूमि के समाज के बीच संबंध, और बी, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जहां दुनिया भर में प्रवासी मीडिया और यात्रा के माध्यम से संचार करते हैं और संबंध बनाए रखते हैं। कंबिया की अवधारणा में सामाजिक स्तरीकरण पर विचार का अभाव है, जिसका विश्लेषण हम पुराने और नए प्रवासी दोनों में वर्ग, संस्कृति और गतिशीलता के संदर्भ में कर सकते हैं। जैन 2004। सामान्य तौर पर
ऊर्ध्वाधर नेटवर्क विभिन्न वर्गों में फैले होते हैं, जो अंतर्वर्ग असममित कनेक्शन दिखाते हैं, जबकि क्षैतिज और सममित नेटवर्क अंतर्वर्ग एकजुटता पर निर्भर करते हैं। ये नेटवर्क किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि भौगोलिक स्थानों और आभासी अंतरिक्ष में होते हैं, जो एक अद्वितीय और गतिशील वातावरण बनाते हैं। हमने देखा है कि प्रवासी की अवधारणा, जिसे विभिन्न तरीकों से समझा जाता है, अंतर्राष्ट्रीयवाद और वैश्वीकरण दोनों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बॉक्स 1.1 प्रवासी की अवधारणा। 1993 तक न्यू शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने डायस्पोरा को गैरयहूदी राष्ट्रों के बीच यहूदियों का फैलाव और उन सभी यहूदियों को जो इज़राइल की बाइबल भूमि के बाहर रहते हैं के रूप में परिभाषित किया था। हालांकि उस संस्करण में पहली बार शब्दकोश ने जोड़ा कि यह अपनी पारंपरिक मातृभूमि के बाहर रहने वाले लोगों की स्थिति को भी संदर्भित करता है। यह शब्द ग्रीक से आया है, जो प्रतीकात्मक रूप से एक विस्तृत क्षेत्र में बीजों के बिखरने को संदर्भित करता है। स्पीरो का मतलब है बोना और दिया का मतलब है खत्म। ऐसा माना जाता है कि यह शब्द सबसे पहले पुराने नियम में व्यवस्था विवरण की पुस्तक के ग्रीक अनुवाद में दिखाई दिया था, जिसमें यहूदी लोगों की स्थिति का उल्लेख किया गया था। तो पृथ्वी के सभी राज्यों में एक प्रवासी होगा। ड्यूट 28-25। थ्यूसिडाइड्स ने पेलोपोनेसियन युद्ध के इतिहास में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था। शेफर 2003-9 का कहना है कि प्रारंभ में यह शब्द दो सबसे पुराने जातिराष्ट्रीय प्रवासी यहूदी और यूनानी के लिए लागू किया गया था, जो स्वैच्छिक और मजबूर प्रवास दोनों के कारण अपनी मातृभूमि से बाहर स्थापित हुए थे। डायस्पोरा, डायस्पोरिक और डायस्पोरिज्म जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर काफी आलोचना हुई है। लोगों का तर्क है कि यहूदी या यूनानी अनुभवों जैसी कुछ संस्कृतियों के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण करना और सार्वभौमिक दावे करना सही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रवासी भारतीयों का उत्पीड़न यहूदी प्रवासी का एक सामान्य पहलू ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका जैसे सत्तारूढ़ एंग्लो सैक्सन अल्पसंख्यक बसने वाले समाजों के मामलों में मौजूद नहीं है, या उल्टा भी है। सफरान का 6 बिंदु मॉडल सफरान 1991-83-4 प्रवासी भारतीयों की विशेषताओं को रेखांकित करता है। मूल मातृभूमि से बिखराव। मूल मातृभूमि की सामूहिक स्मृति, दृष्टि या मिथक को बनाए रखना। मेजबान समाज में आंशिक आत्मसातकरण, लेकिन कभी पूरा नहीं। मूल वतन लौटने की आदर्श इच्छा। मातृभूमि की बहाली के लिए वांछनीय प्रतिबद्धता। मातृभूमि के साथ संबंधों का निरंतर नवीनीकरण। प्रवासी के रूप में क्या योग्यता है, इस पर बहस जारी है। कुछ विद्वानों की व्यापक, समावेशी परिभाषाएं हैं, जो डायस्पोरा सिमेंटिक डोमेन में अप्रवासी, प्रवासी, शरणार्थी, अतिथि कार्यकर्ता, निर्वासित समुदाय, विदेशी समुदाय और जातीय समुदाय जैसे शब्दों को कवर करती है। तोलोलियन 1991, 4-5। अन्य लोग प्रवासी भारतीयों के लिए अधिक संक्षिप्त कार्यशील परिभाषा का सुझाव देते हैं, जिसमें मूल मातृभूमि से 2 या 2 से अधिक स्थानों पर फैलाव, मातृभूमि और नए मेजबान के बीच आंदोलन, और प्रवासी समुदाय के भीतर सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक आदान प्रदान शामिल है। वैन हियर 1998, 6। यह अंतिम परिभाषा मार्कोविट्स 2000 द्वारा प्रस्तावित परिसंचरण की अवधारणा को संबोधित करती है। उनका तर्क है कि भारतीय संदर्भ में लागू होने पर प्रवासी शब्द पूरी तरह सटीक नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई प्रवासी भारतीयों के ऐतिहासिक आंदोलन की विशेषता व्यापक और निरंतर संचलन और विनिमय रही है। दिलचस्प बात यह है कि हैंसेन,
2002 जैसे लेखक दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों के लिए डायस्पोरा के इस्तेमाल से असहमत है, लेकिन इसके विपरीत कारण से। उनका मानना है कि भारतीय जड़ों की लालसा और भारतीय संस्कृति के साथ कोई भी प्रामाणिक जुड़ाव वर्तमान तीसरी और चौथी पीढ़ी के दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों के अनुभवों से विरोधाभासी है। इनमें पूर्व भाजपा के नेतृत्व वाली भारत सरकार और वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद और जीओपीआईओ, भारतीय मूल के लोगों का वैश्विक संगठन जैसे संगठनों के नेतृत्व में देशभक्ति भारतीयता की भावना पैदा करने का प्रयास है। हालांकि यह प्रयास काफी हद तक असफल प्रतीत होता है। यह अनुभव यूरोप या उत्तरी अमेरिका में पहली और दूसरी पीढ़ी के अनिवासी भारतीयों एनआरआई के बीच देखी गई पुरानी यादों के विपरीत भारतीय मूल के कई अन्य लोगों पीआईओ के साथ भी गूंज सकता है। ये एनआरआई प्रवासन की हालिया लहरों से संबंधित है। चिंतन और कार्रवाई 1.1 क्या आपके परिवार का कोई सदस्य विदेश में रहता है या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो विदेश चले गए हैं? यदि आप ऐसे लोगों को जानते हैं तो उनसे पता करें कि इंटरनेट और दूरसंचार प्रौद्योगिकियों ने उन्हें कैसे घर के करीब ला दिया है। 2. भारतीय प्रवासियों के बीच बॉलीवुड सिनेमा की लोकप्रियता को कोई कैसे समझा सकता है? इसका वैश्वीकरण से किस प्रकार संबंध है? शीर्षक दूरियां पाटना, वैश्विक कनेक्टिविटी पर इंटरनेट और दूरसंचार प्रौद्योगिकियों का प्रभाव। परिचय। भारत के एक मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के छात्र के रूप में मुझे विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को अपने घरों से जोड़ने पर इंटरनेट और दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के प्रभाव पर विचार करने का काम सौंपा गया था। यह विषय आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां तकनीकी प्रगति के कारण भौगोलिक सीमाएं कम बाधा बनती जा रही है। इस प्रतिबिंब में मैं अपने परिवार और समुदाय के उन व्यक्तियों के अनुभवों का पता लगाऊंगा जो विदेश चले गए हैं, और इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि कैसे इन प्रौद्योगिकियों ने उन्हें उनकी जड़ों के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यक्तिगत संबंध। मेरे अपने परिवार में कई सदस्यों ने विभिन्न कारणों से विदेश में रहने का विकल्प चुना है, जैसे कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना, कैरियर के अवसर या यहाँ तक कि विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करना। उनके साथ संवाद करने और उनके अनुभवों को समझने से इंटरनेट और दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के परिवर्तनकारी प्रभाव में मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिलती है। एक प्रमुख पहलू वास्तविक समय में जुड़े रहने की क्षमता है। अतीत के विपरीत, जब सीमाओं के पार संचार बहुत हद तक पत्रों और कभी-कभार फोन कॉल पर निर्भर करता था, इंटरनेट के आगमन ने इस गतिशीलता में क्रांति ला दी है। वीडियो कॉल, इंस्टेंट मैसेजिंग और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म हजारों मील दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों के बीच की दूरी को पाटने में अभिन्न अंग बन गए हैं। वास्तविक समय संचार। संचार प्रौद्योगिकियों की वास्तविक समय प्रकृति विदेश में परिवार के सदस्यों को घर पर रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, वीडियो कॉल महत्वपूर्ण आयोजनों, समारोहों और यहाँ तक कि सांसारिक गतिविधियों के दौरान आभासी उपस्थिति को सक्षम बनाती है, जिससे अपनेपन और साझा अनुभवों की भावना को बढ़ावा मिलता है। मेरी चचेरी बहन, जो स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई, अक्सर पारिवारिक समारोहों में वस्तुतः भाग लेती है, जिससे शारीरिक दूरी के बावजूद उसकी उपस्थिति महसूस होती है। इसके अलावा, इन प्रौद्योगिकियों ने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को साझा करना आसान बना दिया है। नवजात शिशु की तस्वीरें साझा करने से लेकर शैक्षणिक उपलब्धियों का जश्न मनाने तक, संचार की तात्कालिकता भावनात्मक संबंधों को बढ़ाती है। मेरे चाचा, जो मध्य पूर्व में काम करते हैं,
त्वरित संदेश और सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर अपने जीवन के बारे में अपडेट साझा करते हैं, जिससे हमें उनकी यात्रा में सक्रिय प्रतिभागियों जैसा महसूस होता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ। व्यक्तिगत संबंधों से परे इंटरनेट ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को सुविधाजनक बनाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विभिन्न संस्कृतियों के लिए एक खिड़की के रूप में काम करते हैं, जिससे विदेशों में व्यक्तियों को अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा करने की अनुमति मिलती है। इससे न केवल विदेश में रहने वाले लोगों का जीवन समृद्ध होता है, बल्कि घर पर परिवार के सदस्यों की सांस्कृतिक जागरूकता भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए, मेरी बहन, जो वर्तमान में जापान में काम कर रही है, नियमित रूप से इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्मों पर अपने अनुभव साझा करती है। उनकी पोस्ट के माध्यम से हमें जापानी जीवन शैली, परंपराओं और त्योहारों की झलक मिलती है। यह आभासी सांस्कृतिक आदान प्रदान परिवार के सदस्यों के बीच विविधता के लिए गहरी समझ और सराहना को बढ़ावा देता है, रूढ़ियों को तोड़ता है और वैश्विक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देता है। व्यावसायिक सहयोग और अवसर। व्यक्तिगत कनेक्शन के अलावा इंटरनेट ने विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए पेशेवर सहयोग और अवसरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑनलाइन सहयोग उपकरण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म और वर्चुअल वर्कस्पेस ने पेशेवरों के लिए सीमाओं के पार निर्बाध रूप से काम करना संभव बना दिया है। मेरे पारिवारिक मित्रों में से एक, ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाला एक आईटी पेशेवर, ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे दूरसंचार प्रौद्योगिकियों ने काम की प्रकृति को बदल दिया है। आभासी बैठकें, सहयोगी दस्तावेज और त्वरित संचार ने दुनिया भर में फैली टीमों के लिए कुशलतापूर्वक एक साथ काम करना संभव बना दिया है। यह न केवल कैरियर की संभावनाओं को बढ़ाता है, बल्कि ज्ञान और विशेषज्ञता के वैश्विक आदान प्रदान में भी योगदान देता है। चुनौतियां और विचार। जबकि वैश्विक स्तर पर व्यक्तियों को जोड़ने पर इंटरनेट और दूरसंचार प्रौद्योगिकियों का प्रभाव काफी हद तक सकारात्मक है, इस परिवर्तन के साथ आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना आवश्यक है। समय क्षेत्र में अंतर, आभासी बातचीत में संभावित गलत संचार और डिजिटल संचार उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता का जोखिम जैसे मुद्दे ऐसे पहलू हैं जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः इंटरनेट और दूरसंचार प्रौद्योगिकियों ने विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को उनके घरों के करीब लाने में निर्विवाद रूप से एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। संचार की वास्तविक समय प्रकृति, सांस्कृतिक आदान प्रदान, पेशेवर सहयोग और महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं में आभासी भागीदारी के अवसरों ने वैश्विक कनेक्शन की गतिशीलता को नया आकार दिया है। इग्नू के एक छात्र के रूप में इस प्रतिबिंब ने आज के युग में अनुकूलनशीलता और वैश्विक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता पर जोर देते हुए हमारी परस्पर दुनिया पर प्रौद्योगिकी के गहरे प्रभाव के बारे में मेरी समझ को गहरा कर दिया है। शीर्षक: भारतीय प्रवासियों के बीच बॉलीवुड सिनेमा की लोकप्रियता, एक वैश्वीकरण परिप्रेक्ष्य। परिचय। बॉलीवुड सिनेमा, जो अपनी जीवंत कहानी कहने, मनमोहक संगीत और रंगीन नृत्य दृश्यों के लिए जाना जाता है, ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों के बीच भी काफी लोकप्रियता हासिल की है। इस घटना को वैश्वीकरण के गहरे प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जहां सांस्कृतिक उत्पाद भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाते हैं। इस प्रतिबिंब में हम उन कारकों का पता लगाएंगे जो भारतीय प्रवासियों के बीच बॉलीवुड सिनेमा की व्यापक अपील में योगदान करते हैं, और इस घटना और वैश्वीकरण की ताकतों के बीच जटिल संबंध का विश्लेषण करेंगे। सांस्कृतिक पहचान और पुरानी यादें।
भारतीय प्रवासियों के बीच बॉलीवुड सिनेमा की लोकप्रियता का एक प्राथमिक कारण सांस्कृतिक पहचान और पुरानी यादों के साथ एक शक्तिशाली कड़ी के रूप में काम करने की इसकी क्षमता है। कई प्रवासियों के लिए बॉलीवुड फिल्में उनकी मातृभूमि की पुरानी यादों की याद दिलाती हैं, उनकी जड़ों से जुड़ाव की भावना प्रदान करती है। इन फिल्मों में चित्रित सांस्कृतिक तत्व जैसे पारंपरिक त्योहार, पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक मूल्य विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के अनुभवों से गहराई से मेल खाते हैं। इस तरह बॉलीवुड सिनेमा एक सांस्कृतिक एंकर बन जाता है, जो प्रवासियों को अपनी विरासत के साथ संबंध बनाए रखने की अनुमति देता है। भाषा और सांस्कृतिक पुल। बॉलीवुड फिल्में मुख्य रूप से हिंदी में बनाई जाती हैं, जो कई भारतीयों के लिए एक आम भाषा के रूप में काम करती है। यह भाषाई परिचय उन भारतीय प्रवासियों के बीच आराम और अपनेपन की भावना पैदा करता है, जो अपने मेजबान देशों में भाषा संबंधी बाधाओं का सामना कर रहे होंगे। बॉलीवुड द्वारा भारतीय प्रवासियों से परिचित भाषा का उपयोग एक सांस्कृतिक पुल के रूप में कार्य करता है, संचार और साझा सांस्कृतिक अनुभव की सुविधा प्रदान करता है। परिणामस्वरूप बॉलीवुड सिनेमा प्रवासी भारतीयों के बीच एक एकजुट शक्ति बन गया है और समुदाय की भावना को बढ़ावा दे रहा है। प्रवासी विषयों का प्रतिनिधित्व। कई बॉलीवुड फिल्में स्पष्ट रूप से भारतीय प्रवासियों की चुनौतियों और जीत का पता लगाती है। ये फिल्में अक्सर विदेशी भूमि में प्रवासियों द्वारा सामना किए गए संघर्ष, संस्कृतियों के टकराव और अंततः भारतीय भावना की जीत को दर्शाती है। इस तरह की कहानियां भारतीय प्रवासियों के अनुभवों से गहराई से मेल खाती हैं, जिससे मान्यता की भावना पैदा होती है। बॉलीवुड में प्रवासी विषयों की खोज न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि प्रवासी भारतीयों के जीवन अनुभवों को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण के रूप में भी काम करती है, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है। वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति। मीडिया के वैश्वीकरण और डिजिटल प्रौद्योगिकी के आगमन ने भारतीय प्रवासियों के बीच बॉलीवुड सिनेमा की लोकप्रियता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट टेलीविजन और डीवीडी के माध्यम से फिल्मों की पहुंच ने प्रवासी भारतीयों के लिए नवीनतम बॉलीवुड रिलीज से जुड़े रहना आसान बना दिया है। तकनीकी प्रगति द्वारा सुगम बॉलीवुड फिल्मों का वैश्विक वितरण यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय प्रवासी भौगोलिक सीमाओं की परवाह किए बिना अपनी पसंदीदा फिल्मों तक पहुंच सकते हैं। इस बढ़ी हुई पहुंच ने बॉलीवुड संस्कृति के वैश्विक प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सांस्कृतिक संकरता और वैश्विक अपील। बॉलीवुड सिनेमा में आधुनिक आख्यानों के साथ पारंपरिक भारतीय तत्वों का अनूठा मिश्रण इसकी वैश्विक अपील में योगदान देता है। विविध शैलियों, अंतर्राष्ट्रीय स्थानों और विदेशी कलाकारों के साथ सहयोग का समावेश एक सांस्कृतिक संकरता बनाता है, जो विविध दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती है। यह वैश्वीकृत दृष्टिकोण न केवल भारतीय प्रवासियों को आकर्षित करता है, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के दर्शकों को भी आकर्षित करता है। अपने सार को बरकरार रखते हुए वैश्विक रुझानों को शामिल करते हुए अनुकूलन और विकास करने की बॉलीवुड की क्षमता इसे एक सांस्कृतिक उत्पाद के रूप में स्थापित करती है, जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। आर्थिक कारक और उद्योग विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के कारण बॉलीवुड सहित मनोरंजन उद्योग पर ध्यान बढ़ा है। बढ़ता हुआ भारतीय प्रवासी बॉलीवुड निर्माताओं के लिए एक आकर्षक बाजार बन गया है, जिससे प्रवासी दर्शकों की रुचि और प्राथमिकताओं के अनुरूप फिल्मों का निर्माण हो रहा है। फिल्म उद्योग और प्रवासी भारतीयों के बीच आर्थिक अंतर्संबंध प्रवासियों के बीच बॉलीवुड की लोकप्रियता और वैश्वीकरण की ताकतों के बीच संबंध को और मजबूत करता है। निष्कर्षतः
भारतीय प्रवासियों के बीच बॉलीवुड सिनेमा की लोकप्रियता वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के साथ गहराई से जुड़ी एक जटिल घटना है। सांस्कृतिक पहचान, भाषाई परिचितता, प्रवासी विषयों की खोज, तकनीकी पहुंच, सांस्कृतिक संकरता और आर्थिक परस्पर क्रिया के प्रतिनिधित्व के माध्यम से बॉलीवुड एक शक्तिशाली सांस्कृतिक निर्यात के रूप में कार्य करता है, जो भौगोलिक सीमाओं को पार करता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में इस प्रतिबिंब ने बॉलीवुड सिनेमा और वैश्वीकरण के बीच जटिल संबंधों में अंतर्दृष्टि प्रदान की है, जिसमें सांस्कृतिक उत्पादों के वैश्विक टेपेस्ट्री में योगदान करने के बहुमुखी तरीकों पर प्रकाश डाला गया है। 1.3 भारतीय प्रवासियों के अध्ययन पर परिप्रेक्ष्य। विदेशों में भारतीय समुदायों का अध्ययन एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है, जिसमें अब तक केवल कुछ विस्तृत अध्ययन और तुलनात्मक निबंध है। शोधकर्ता इस क्षेत्र को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा की खोज कर रहे हैं। इस चर्चा में हम भारतीय प्रवासियों के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालेंगे। रिटेंशनिस्ट पर्सपेक्टिव विदेशों में भारतीय समुदायों की सांस्कृतिक दृढ़ता पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण बताता है कि भारतीय विदेशी परिवेश में अपनी संस्कृति के पहलुओं को बनाए रख सकते हैं, पुनर्गठित कर सकते हैं और पुनर्जीवित कर सकते हैं। नस्ल, भाषा और भाईचारे के सामान्य बंधन के साथ साथ नस्लीय पूर्वाग्रह के कारण शुरू में भारतीयों को बैरकों में और बाद में गांवों में अलग थलग कर दिया गया। ग्रामीण अलगाव, जातीय पहचान और भारतीय संस्थानों की दृढ़ता को भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रमुख तंत्र माना जाता है। इस परिप्रेक्ष्य का एक उल्लेखनीय उदाहरण 1961 में त्रिनिदाद में पूर्वी भारतीयों पर मॉर्टन क्लास का अध्ययन है। क्लास ने एमिटी में भारतीय गांवों के सामाजिक संगठन का विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे उन्होंने ईमानदारी से एक सामान्यीकृत उत्तर भारतीय संस्कृति का पुनर्निर्माण किया। त्रिनिदाद में पूर्वी भारतीयों ने महिलाओं की निम्न स्थिति, माता-पिता द्वारा साथी का चयन, तलाक की दुर्लभता, संपत्ति का बंटवारा और जाति व्यवस्था का पालन जैसी विशेषताओं को बनाए रखते हुए पारिवारिक संस्थाओं को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया। इस परिप्रेक्ष्य के तहत अध्ययन सांस्कृतिक रीतिरिवाजों और परंपराओं की अवधारण पर अधिक जोर देने की प्रवृत्ति के साथ संस्कृतिकरण प्रक्रियाओं की व्यापक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इस दृष्टिकोण में एक खामी है, क्योंकि यह पारंपरिक पैटर्न के लुप्त होने को सही रूप से संबोधित करता है और उनके निधन के कारणों का पता लगाने में विफल रहता है। इसके अलावा सांस्कृतिक दृढ़ता के परिप्रेक्ष्य में एक स्थिर प्रकृति है, जिसमें भारतीय प्रवास की अवधि के दौरान भारत और विदेशी परिवेश दोनों में समाज और संस्कृति में गतिशील परिवर्तनों पर विचार नहीं किया गया है। यह ढांचा समय के साथ हुए बदलावों और विकासों का पर्याप्त हिसाब नहीं रखता है। संक्षेप में, यह प्रवासी भारतीय समुदायों के संस्कृति संक्रमण की एक गतिशील के बजाय एक स्थिर समझ प्रदान करता है। अनुकूलनवादी परिप्रेक्ष्य, दूसरा दृष्टिकोण केवल अनुकूलनवादी है। इस श्रेणी में अध्ययन मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि एक सामाजिक समूह या एक अप्रवासी समाज मेजबान समाज के सामाजिक वातावरण को कैसे अपनाता है। के मलेशिया में दक्षिण भारतीय प्रवासियों पर जैन 1970 का शोध यह पता लगाता है कि भारतीय मूल के लोग मलायन वातावरण, विशेष रूप से रबर के बागानों में जीवन और काम के लिए कैसे अनुकूल होते हैं। अध्ययन दक्षिणी भारत के पारंपरिक ग्रामीण लोगों के मानदंडों और औद्योगिक नौकरशाही की विचारधारा और प्रक्रियाओं के बीच बातचीत पर जोर देता है। बर्टन बेनेडिक्ट 1961 भी मॉरिशस में भारतीयों के बारे में अपने अध्ययन में अनुकूलनवादी दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं।
वह मॉरिशस की स्थिति की सराहना करते हुए शुरुआत करते हैं, जहां भारतीय रहते हैं, वहां के भौतिक, जनसांख्यिकीय, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को शामिल करते हैं। फिर ध्यान भारतीय स्थिति पर केंद्रित हो जाता है, जिसमें घरों, भूमि स्वामित्व, घरेलू अर्थव्यवस्था, रिश्तेदारी और विवाह, भारतीय धार्मिक विश्वास और गांव की राजनीतिक संरचना की जांच की जाती है। बेनेडिक्ट का लक्ष्य मॉरिशस समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संचार और गतिशीलता को प्रदर्शित करना, इसे एकजुट करना और उन बाधाओं की पहचान करना है जो वर्गों को अलग करती है। एड्रियन मेयर 1973 का फिजी में ग्रामीण भारतीय समाज का अध्ययन अनुकूलनवादी मॉडल का एक और उदाहरण है। वह अनुकूलन के पहलू पर विचार करते हुए निपटान के भारतीय पैटर्न, अनुष्ठान गतिविधियों, जाति, संस्कृति और रिश्तेदारी पर रिपोर्ट करता है। तुलनात्मक पहलू को शामिल करने में विफलता और सूक्ष्म जगत को स्थूल जगत से व्यवस्थित रूप से जोड़ने में असमर्थता के लिए अनुकूलनवादी परिप्रेक्ष्य की आलोचना की गई है। परिणामस्वरूप ये अध्ययन स्वनिहित होते हैं। बहुवचन समाज परिप्रेक्ष्य। अगला दृष्टिकोण बहुवचन समाज परिप्रेक्ष्य है, जिसे शुरू में 1948 में दक्षिण पूर्व एशिया के औपनिवेशिक समाज के संबंध में फर्निवाल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उनके अनुसार ऐसे समाज की 3 विशेषताएं होती हैं: सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक। सांस्कृतिक रूप से एक बहुल समाज में बाधित संचार के साथ विशिष्ट और असंगत सांस्कृतिक वर्ग होते हैं। आर्थिक दृष्टि से इन सांस्कृतिक वर्गों के बीच संबंध बाजार के समान होते हैं। राजनीतिक रूप से इस प्रकार का बहुवचन समाज बाहरी औपनिवेशिक शक्ति के प्रभुत्व के कारण ही एकजुट रहता है। R.K. जैन ने 1986 में तर्क दिया कि फर्निवाल की बहुलवादी समाज की अवधारणा केवल बस्ती समाजों पर लागू होती है, सभ्यताओं पर नहीं। M.G. स्मिथ, जिन्होंने इस सिद्धांत को कैरेबियाई समाज पर लागू किया, ने इसे आधुनिक औपनिवेशिक स्थितियों और यूरोपीय औद्योगिक विस्तार और हस्तक्षेप पूंजीवाद के युग तक सीमित रखा। 1969 में स्मिथ के अनुसार बहुलवाद में संरचना और संस्कृति दोनों शामिल है, जिसका अर्थ है एक सामाजिक संरचना जो मौलिक असंतुलन और दरार और व्यवस्थित संस्थागत विविधता पर आधारित एक सांस्कृतिक परिसर की विशेषता है। संरचनात्मक बहुलवाद और विभेदक समावेशन वाले समाज में स्थिरता और एकता प्रमुख समूह द्वारा बनाए रखी जाती है, जो एक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक है। 50 और 60 के दशक के उत्तरार्ध में बहुलवादी समाज के सिद्धांत को आलोचना का सामना करना पड़ा। R.T. स्मिथ और लियो कूपर ने फर्निवाल परंपरा और M.G. द्वारा परिभाषित बहुवचन समाजों के खिलाफ तर्क दिया। स्मिथ यह प्रश्न करते हुए कि क्या कोई समाज के साथ व्यवहार कर रहा है या केवल सामाजिक समूहों के एक यांत्रिक समुच्चय के साथ, केवल व्यक्तियों को एक ही राजनीतिक इकाई में शामिल करने को समाज से अलग करने की आवश्यकता थी, क्योंकि पूर्व में सामाजिक संबंधों का अभाव था। R.T. स्मिथ ने कहा, समस्या को यह पूछकर बताया जा सकता है कि क्या समाज के सदस्य सामाजिक मूल्य के लिए कोई सामान्य आधार साझा करते हैं, या क्या समाज केवल दूसरों पर हावी होने की शक्ति के लिए एक दूसरे के साथ है। R.T. के अनुसार कैरेबियन में बहुवचन समाज ढांचे की सीमाएं हैं। स्मिथ, जिन्होंने कहा कि नस्लीय, उपभोग और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद कैरेबियाई समाज आदर्श बहुवचन समाज नहीं है। औपनिवेशिक शासन ने ऐसी स्थितियां पैदा की जो समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करती थी। क्षेत्रीय उपसांस्कृतिक मतभेदों को स्पष्ट रूप से चिह्नित नहीं किया गया था। इसके विपरीत फिजी बहुवचन समाज मॉडल के अपेक्षाकृत करीब है। जातीयता दृष्टिकोण। जयवर्धने 1980 430-50
ने जातीयता पर ध्यान केंद्रित करके गुयाना और फिजी में संस्कृति के विभिन्न रूपों की खोज की। यह दृष्टिकोण वर्ग, स्थिति, शक्ति और इन कारकों से जातीयता कैसे उभरती है, इसे समझने को प्राथमिक महत्व देता है। जातीयता शब्द का प्रयोग एक लेबल के रूप में किया गया था और इसका अस्तित्व अंतर्निहित नहीं था बल्कि विशिष्ट राजनीतिक और ऐतिहासिक ताकतों पर निर्भर था। गुयाना में भारतीय आबादी ने ज्यादातर पारंपरिक भारतीय संस्कृति को खो दिया था या छोड़ दिया था, जिसके कारण उन्हें ऐतिहासिक और राजनीतिक दबावों के कारण एक पौराणिक पहचान बनानी पड़ी। इस प्रकार इंडो गुयाना की जातीय पहचान और जिसे जयवर्धने जातीयता कहते हैं, दोनों थी। दूसरी ओर फिजी में भारतीय आबादी ने एक जातीय पहचान बनाए रखी, लेकिन जातीयता नहीं। यह अंतर इसलिए पैदा हुआ क्योंकि वे अपनी भारतीय पहचान को अपने जीवन का नियमित हिस्सा मानते हुए नियमित रूप से अपनी मातृभूमि से जुड़े रहे। वर्ग, स्थिति और शक्ति की गतिशीलता में ऐतिहासिक अंतर के कारण जातीयता की अभिव्यक्ति गुयाना में हुई, फिजी में नहीं। ड्रमंड 1981-694 ने जयवर्धने के दृष्टिकोण की आलोचना की। मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि व्याख्यात्मक अवधारणाओं में जातीयता को द्वितीयक दर्जा दिया गया था। उनका तर्क है कि वर्ग और जातीयता कई सामाजिक सेटिंग्स में मौजूद है, यह सवाल करते हुए कि पूर्व को बाद वाले पर प्राथमिकता क्यों दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त ड्रमंड ने रूपरेखा में एक सीमा को नोट किया है, यह इंगित करते हुए कि यह विश्लेषणात्मक के बजाय वर्णनात्मक है। ड्रमंड 1980-352-74 बहुजातीय आप्रवासी समाजों में संस्कृतियों के परिवर्तन की जांच करने के लिए एक अलग तरीका प्रस्तावित करता है। वह गुयाना में जातीय श्रेणियों से संबंधित प्रतीकात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन में एक भाषाई सांस्कृतिक मॉडल का उपयोग करता है। उनके तर्क से पता चलता है कि जिस तरह कई भाषाओं के सह-अस्तित्व के कारण क्रियोल भाषाएं बनी, उसी तरह विविध संस्कृतियों के सह-अस्तित्व के परिणामस्वरूप क्रियोल संस्कृतियां बनी। इसने एक सांस्कृतिक सातत्य पर आधारित समाज का निर्माण किया, जहां एक संस्कृति के तत्व दूसरी संस्कृति के तत्वों के साथ सहजता से विलीन हो गए। सातत्य ने व्यक्तियों को इन तत्वों को एक समग्र रूप में संयोजित और पुनर्व्यवस्थित करने की अनुमति दी क्योंकि वे तत्वों और उनकी विविधताओं और परिवर्तनों के महत्व को पहचानते हुए पूरी श्रृंखला को समझते थे। हालांकि ड्रमंड के सांस्कृतिक सातत्य मॉडल की सीमाएं हैं। उनके इस दावे को चुनौती दी गई है कि गुयाना जैसे छोटे उत्तरौपनिवेशिक जातीय रूप से खंडित समाज एक सार्वभौमिक क्रियोल प्रक्रिया का उदाहरण देते हैं। यह फिजी के मामले में स्पष्ट है, जहां फिजी भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी का क्रियोलीकरण नहीं हुआ था और सभी जातीय समूहों के बीच कोई सामान्य क्रियोल भाषा नहीं थी। यह धारणा कि संस्कृति स्वव्याख्यात्मक है, सवाल उठाती है, खासकर जब कैरेबियन में इसकी उपस्थिति की तुलना में फिजी में क्रियोलीकरण की अनुपस्थिति पर विचार किया जाता है। इस असंगति का स्पष्टीकरण ऐतिहासिक व्याख्याओं में निहित है, जो सांस्कृतिक व्याख्याओं पर वरीयता लेती है। ड्रमंड के अनुसार कैरेबियन में संस्कृति का क्रियोलीकरण ऐतिहासिक रूप से विशिष्ट संस्कृतियों के मिश्रण के बजाय विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्व के परिणामस्वरूप हुआ। जातीय समूहों को एक के नियंत्रण में रखने वाला यह वर्चस्व फिजी में अनुपस्थित था। जयवर्धने 1980-449 का तर्क है कि यदि फिजी इतिहास में अन्य सभी पर एक समूह का प्रभुत्व शामिल होता तो उसके समाज में एक क्रियोल भाषा और संस्कृति उभरने की संभावना होती। राजनीतिक अर्थव्यवस्था परिप्रेक्ष्य, सांस्कृतिक बहुलवाद और सांस्कृतिक अंतरप्रणालियों पर आधारित दृष्टिकोण, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, हमें उस बड़े ढांचे को समझने में मदद करते हैं
जिसमें विदेशों में विशिष्ट भारतीय समुदायों को सैद्धांतिक रूप से देखा जाना चाहिए। जॉन रेक्स 1982 जैसे कुछ समाजशास्त्री 19वीं सदी के भारतीय प्रवास और 20वीं सदी के विकसित देशों में प्रवास के बीच संबंध का सुझाव देते हैं। वर्तमान में नस्लीय बाधाएं अविकसित देशों से महानगरीय देशों की ओर श्रमिकों की आवाजाही को नियंत्रित करती हैं। अनिवार्य रूप से एक ही आर्थिक वर्ग से संबंधित होने के बावजूद अविकसित देशों के प्रवासियों को विकसित देशों में एक अलग जाति की श्रम शक्ति के समान दर्जा नहीं दिया जाता है। यह 17वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का परिणाम है, जिसका प्रभाव आज भी कायम है। अल्पविकास थीसिस के सिद्धांतकार भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। प्रवासन, निपटान और विदेशों में भारतीय समुदायों के गठन के वैश्विक पहलुओं की जांच करते हैं। बेकफोर्ड 1984 भारतीय प्रवासियों पर उष्णकटिबंधीय औपनिवेशिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण की आर्थिक संरचना के प्रभाव पर जोर देता है, खासकर 19वीं शताब्दी के दौरान जब गिरमिटिया मजदूरों को वृक्षारोपण के लिए भर्ती किया गया था। इस प्रकार 19वीं सदी में वृक्षारोपण और भारतीय आप्रवासन के अन्य क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रणालियों की निरंतरता है। व्यापक पैमाने पर गुंडर फ्रैंक 1967, वालरस्टीन 1974 और अमीन 1976 जैसे वैश्विक सिद्धांतकार पूंजीवाद के वैश्विक विकास में एक कोर परिधि मॉडल के लिए तर्क देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार 19वीं सदी और उससे पहले की कुछ भूराजनीतिक बाधाओं ने दुनिया भर में असमान क्षेत्रीय आर्थिक विकास को आकार दिया है। इस संदर्भ में भारतीय प्रवासी वैश्विक आबादी के विशेष रूप से अविकसित और वंचित वर्ग से संबंधित प्रतीत होते हैं। कुछ आलोचक जैसे ब्रेनर 1977 इस दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, विशेषकर नवस्मिथियन मार्क्सवाद पर जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है। जातीयता के वैश्वीकरण की उत्तराधुनिक घटना को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे ढांचे के भीतर विदेशी भारतीय समुदायों का अध्ययन करने का अवसर है जो मैक्रो और सूक्ष्म संरचनाओं को एकीकृत करता है। इस दृष्टिकोण को न केवल अतीत पर विचार करना चाहिए बल्कि इन समुदायों के संभावित भविष्य का भी पता लगाना चाहिए, जो सामाजिक विज्ञान छात्रवृत्ति के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चिंतन और कार्रवाई 1.2 एक तथ्य यह है कि जब दुल्हन चुनने की बात आती है तो कई भारतीय प्रवासी भारत की ओर देखते हैं। इसे किस नजरिए से देखा जा सकता है? तो भारतीय श्रमिकों का औपनिवेशिक बागानों की ओर प्रवासन हाल के दिनों में काम की तलाश करने वाले और बाहर पलायन करने वाले श्रमिकों के समान कैसे है और यह किस प्रकार भिन्न है? शीर्षक चिंतन और कार्रवाई 1.2 भारत से दुल्हनों के लिए भारतीय प्रवासियों की पसंद पर परिप्रेक्ष्य की खोज। परिचय। इग्नू में एक छात्र के रूप में उस घटना की खोज का काम सौंपा गया जहां कई भारतीय प्रवासी दुल्हनों के चयन के लिए भारत की ओर देखते हैं। मैं विभिन्न दृष्टिकोणों से इस दिलचस्प पहलू पर गौर करता हूं। यह प्रतिबिंब इस अनूठी सांस्कृतिक घटना के पीछे की जटिलताओं को उजागर करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक आयामों को शामिल करता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत से दुल्हनें तलाशने के प्रति भारतीय प्रवासियों का झुकाव परंपराओं, मूल्यों और सांस्कृतिक निरंतरता के संरक्षण में गहराई से निहित है। प्रवास अक्सर अलगाव की भावना पैदा करता है और मातृभूमि से जीवन साथी चुनने का कार्य सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने और आगे बढ़ाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास बन जाता है। यह परिप्रेक्ष्य परंपराओं को बनाए रखने,
सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों तक सांस्कृतिक मूल्यों के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने की गहरी इच्छा पर प्रकाश डालता है। कई भारतीय परिवारों में आदर्श दुल्हन की धारणा जटिल रूप से सांस्कृतिक प्रथाओं, धार्मिक मान्यताओं और पारिवारिक अपेक्षाओं से जुड़ी हुई है। भारतीय समुदाय के भीतर विवाह करना भाषा, रीति रिवाजों और परंपराओं के संदर्भ में अनुकूलता सुनिश्चित करने का एक साधन माना जाता है। इस प्रकार दुल्हनों के लिए भारत की ओर देखने की प्रवासी भारतीयों की प्रवृत्ति को मेजबान देश की संस्कृति और उनकी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बीच अंतर को पाटने के एक सचेत प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य। आर्थिक आयाम उन व्यावहारिक विचारों पर प्रकाश डालता है जो भारतीय प्रवासियों के बीच दुल्हनों की पसंद को प्रभावित करते हैं। वित्तीय स्थिरता और सामाजिक स्थिति जैसे आर्थिक कारक इस निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विवाह को अक्सर महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाओं के रूप में देखा जाता है और भारत से दुल्हन का चयन कथित आर्थिक लाभ से जुड़ा हो सकता है। कुछ उदाहरणों में अपेक्षा यह है कि भारत की दुल्हनें कौशल, मूल्य या सामाजिक संबंधों का एक निश्चित सेट ला सकती हैं, जो प्रवासी परिवार की आर्थिक भलाई को बढ़ा सकती हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक विचार दहेज या वित्तीय व्यवस्था की अवधारणा तक विस्तारित हो सकते हैं, जो भारत में कुछ सांस्कृतिक प्रथाओं में गहराई से अंतर्निहित है। यह आर्थिक परिप्रेक्ष्य संभावित दुल्हनों के लिए प्रवासी भारतीयों के भारत की ओर झुकाव के पीछे के कारणों में जटिलता की एक परत जोड़ता है। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रवासी भारतीयों में भारत की दुल्हनों को प्राथमिकता मनोवैज्ञानिक आराम और अपनेपन की भावना से जोड़ी जा सकती है। अपनेपन और जुड़ाव की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता एक शक्तिशाली प्रेरक है, खासकर प्रवासन के संदर्भ में। मातृभूमि से जीवन साथी का चयन भावनात्मक सुरक्षा की भावना प्रदान कर सकता है, क्योंकि जोड़े की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषा और सामाजिक मानदंडों की समझ समान होती है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में पहचान सुदृढ़ीकरण का विचार शामिल है। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति से विवाह करना किसी की पहचान की पुष्टि करता है, जिससे व्यक्तियों को मेजबान देश में सांस्कृतिक आत्मसात की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है। यह एक नए और अक्सर अपरिचित वातावरण में निरंतरता और स्थिरता की भावना प्रदान करता है, जो प्रवासी व्यक्तियों के समग्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य में योगदान देता है। वैश्वीकरण और बदलती गतिशीलता। वैश्वीकरण के युग में प्रवासी समुदायों की गतिशीलता विकसित हो रही है। दुनिया में अंतरसांस्कृतिक मेलजोल में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे एक अधिक विविध और परस्पर जुड़े हुए वैश्विक समाज का निर्माण हो रहा है। इस संदर्भ में भारतीय प्रवासियों के भीतर भारत की दुल्हनों को प्राथमिकता को वैश्वीकरण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है। सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की इच्छा अधिक स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति वैश्वीकृत दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, जहां सांस्कृतिक एकरूपता एक संभावित खतरा है। परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव अपनी सांस्कृतिक जड़ों की रक्षा करते हुए वैश्विक प्रवचन में सक्रिय रूप से भाग लेने में प्रवासी भारतीयों की एजेंसी को रेखांकित करता है। यह प्रवासी समुदाय को परिभाषित करने वाली सांस्कृतिक परंपराओं की समृद्ध टेपेस्ट्री से समझौता किए बिना बदलते वैश्विक परिदृश्य को अनुकूलित करने के एक सचेत प्रयास को दर्शाता है। चुनौतियां और आलोचनाएं। जबकि भारतीय डायस्पोरा के भीतर भारत की दुल्हनों को प्राथमिकता सांस्कृतिक संरक्षण और पहचान सुदृढ़ीकरण पर आधारित है, यह अपनी चुनौतियों और आलोचनाओं के बिना भी नहीं है। एक उल्लेखनीय आलोचना पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और रूढ़िवादिता के संभावित सुदृढ़ीकरण के इर्दगिर्द घूमती है।
यह अपेक्षा कि भारत की दुल्हनें कुछ सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं का पालन करेंगी, अनजाने में लैंगिक असमानताओं को कायम रख सकती है और प्रवासी भारतीयों के भीतर महिलाओं की स्वायत्तता को प्रतिबंधित कर सकती है। इसके अलावा इस प्रथा को उत्तरौपनिवेशिक लेंस के माध्यम से देखा जा सकता है, जहां दुल्हनों के लिए प्रवासी भारतीयों की भारत पर निरंतर निर्भरता को नवोपनिवेशवाद के एक रूप में देखा जा सकता है, जो शक्ति की गतिशीलता को मजबूत करता है और प्रवासी और मातृभूमि के बीच एक पदानुक्रमित संबंध को कायम रखता है। भविष्य के रुझान और उभरते आख्यान। जैसे जैसे दुनिया विकसित हो रही है, वैसे वैसे प्रवासी समुदायों के भीतर कथाएं भी विकसित हो रही है। उभरते रुझान दृष्टिकोण में धीरे धीरे बदलाव का सुझाव देते हैं। भारतीय डायस्पोरा के भीतर व्यक्तियों की बढ़ती संख्या उनके सांस्कृतिक समुदाय के भीतर और बाहर दोनों जगह जीवन साथी के लिए विविध रास्ते तलाश रही है। इस बदलाव का श्रेय बदलते नजरिए, विविध संस्कृतियों के संपर्क में वृद्धि और वैवाहिक संबंधों में व्यक्तिगत अनुकूलता के महत्व को पहचाना जा सकता है। अपने स्वयं के आख्यानों को आकार देने में प्रवासी भारतीयों के भीतर व्यक्तियों की एजेंसी को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। उभरती गतिशीलता विविधता को अपनाने और पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देने की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है। प्रवासी भारतीयों की यात्रा सांस्कृतिक संरक्षण और बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुकूलन के बीच निरंतर बातचीत द्वारा चिह्नित है। निष्कर्षतः भारतीय प्रवासियों द्वारा दुल्हन के चयन के लिए भारत की ओर देखने की घटना को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यापक रूप से समझा जा सकता है। सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता से लेकर आर्थिक स्थिरता के विचार और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक प्रवासी भारतीयों की पसंद सूक्ष्म और बहुआयामी है। वैश्वीकरण और बदलते सामाजिक मानदंडों से प्रभावित प्रवासी समुदायों के भीतर उभरती गतिशीलता इस घटना में जटिलता की परतें जोड़ती है। इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ विचार करना आवश्यक है। ऐसी प्रथाओं द्वारा संरक्षित सांस्कृतिक समृद्धि और उनके सामने आने वाली चुनौतियों और आलोचनाओं दोनों को स्वीकार करना। जैसे जैसे प्रवासी पहचान, परंपरा और वैश्वीकरण की जटिलताओं से जूझ रहे हैं, भारत से दुल्हनों के चयन के बारे में कहानियां विकसित होने की संभावना है। यह प्रतिबिंब एक गतिशील प्रक्रिया के स्नैपशॉट के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय प्रवासियों द्वारा चुने गए विकल्पों को आकार देने वाले कारकों की जटिल परस्पर क्रिया को कैप्चर करता है। परिचय। प्रवासन मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, जो एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो समाजों और अर्थव्यवस्थाओं को आकार देता है। 1.2 के रूप में कोडित यह प्रतिबिंब और कार्रवाई कार्य औपनिवेशिक बागानों में भारतीय श्रमिकों के प्रवास और रोजगार की तलाश करने वाले श्रमिकों के समकालीन आंदोलन के बीच समानताएं और असमानताओं की खोज को प्रेरित करता है। ऐतिहासिक और आधुनिक संदर्भों की जांच करके इस विश्लेषण का उद्देश्य श्रम प्रवास के इन विशिष्ट लेकिन परस्पर जुड़े चरणों से जुड़ी गतिशीलता, प्रेरणाओं और परिणामों की व्यापक समझ प्रदान करना है। ऐतिहासिक संदर्भ। औपनिवेशिक बागानों की ओर भारतीय श्रमिकों के प्रवास का पता औपनिवेशिक युग से लगाया जा सकता है, वह अवधि जब यूरोपीय शक्तियों ने आर्थिक लाभ के लिए विदेशी क्षेत्रों का शोषण किया था। भारतीय मजदूरों को अक्सर दूर देशों में बागानों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था या लालच दिया जाता था। बेहतर आजीविका के वादे के साथ आर्थिक असमानता ने इस प्रवासन को बढ़ावा दिया। श्रमिकों को अल्प वेतन, घटिया जीवन स्थितियों और सीमित कानूनी सुरक्षा के साथ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। भारतीय श्रम का शोषण औपनिवेशिक आर्थिक संरचना में अंतर्निहित था,
जहां उपनिवेश उपनिवेशवादियों के लाभ के लिए संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करते थे। समसामयिक परिप्रेक्ष्य। हाल के दिनों में वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और विकसित होते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कारण श्रमिक प्रवासन ने एक अलग रूप धारण कर लिया है। श्रमिक अब रोजगार के अवसरों की तलाश में सीमाओं के पार जाते हैं, अक्सर जटिल कानूनी ढांचे और सांस्कृतिक परिदृश्यों को पार करते हुए। प्रेरणाएं आर्थिक आकांक्षाओं में निहित हैं, जो ऐतिहासिक संदर्भ को प्रतिबिंबित करती है, लेकिन बदलते वैश्विक परिदृश्य की प्रतिक्रिया में गतिशीलता विकसित हुई है। आर्थिक प्रेरणा। आर्थिक कारक ऐतिहासिक और समकालीन श्रम प्रवास को जोड़ने वाले एक सामान्य सूत्र के रूप में सामने आते हैं। औपनिवेशिक बागानों में जाने वाले भारतीय मजदूर अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर आर्थिक स्थिति की तलाश में थे। इसी तरह आज की वैश्वीकृत दुनिया में लोग बेहतर मजदूरी हासिल करने और अपनी आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाने की उम्मीद के साथ प्रवास करते हैं। आर्थिक प्रेरणा में यह निरंतरता आर्थिक असमानताओं की प्रतिक्रिया के रूप में श्रम प्रवास की निरंतर भूमिका को रेखांकित करती है। शोषण और असुरक्षा। ऐतिहासिक अभिलेख औपनिवेशिक बागानों में भारतीय मजदूरों द्वारा अनुभव किए गए शोषण और असुरक्षा को प्रकट करते हैं। उन्हें कठोर कामकाजी परिस्थितियों, न्यूनतम वेतन और अपर्याप्त रहने की व्यवस्था का सामना करना पड़ा। समकालीन परिदृश्य में, जबकि कानूनी ढांचे का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों की रक्षा करना है, शोषण और भेद्यता की घटनाएं बनी रहती है। श्रमिक खुद को अनिश्चित स्थिति में पा सकते हैं, श्रम अधिकारों के उल्लंघन का सामना कर सकते हैं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं, जो समय समय पर साझा संघर्ष को दर्शाता है। सांस्कृतिक विस्थापन। औपनिवेशिक बागानों में भारतीय श्रमिकों के प्रवासन में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विस्थापन शामिल था, क्योंकि व्यक्तियों को नए वातावरण, भाषाओं और सामाजिक संरचनाओं के अनुकूल होना पड़ा। यह सांस्कृतिक बदलाव आधुनिक श्रमिक प्रवासन में प्रतिबिंबित होता है, जहां व्यक्ति विदेशी देशों में चले जाते हैं और विभिन्न संस्कृतियों का सामना करते हैं, जिनके लिए अनुकूलन और समायोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रवासन का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव मजदूरों के ऐतिहासिक और समकालीन अनुभवों पर स्थिर रहता है। कानूनी ढांचे और सुरक्षा। ऐतिहासिक और समकालीन श्रमिक प्रवासन के बीच एक उल्लेखनीय अंतर प्रवासी श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली कानूनी रूपरेखा और सुरक्षा में निहित है। हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और देशों ने प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी संरचनाएं स्थापित की हैं। काम करने की स्थिति, वेतन और समग्र उपचार पर विनियमों का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से मजदूरों द्वारा सामना की जाने वाली कमजोरियों को कम करना है। यह विकास औपनिवेशिक युग से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करता है, जब ऐसी कानूनी सुरक्षा सीमित या अस्तित्वहीन थी। वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी। श्रमिकों के समकालीन प्रवासन को प्रौद्योगिकी में प्रगति और बढ़ते वैश्वीकरण द्वारा सुगम बनाया गया है। आधुनिक युग में नौकरी के अवसरों, रहने की स्थिति और सांस्कृतिक बारीकियों के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध है, जो प्रवासियों को अधिक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। इसके विपरीत ऐतिहासिक श्रम प्रवासन में इन तकनीकी लाभों का अभाव था, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया कम सूचित और संभावित रूप से अधिक खतरनाक हो गई थी। समकालीन प्रवासन पर वैश्वीकरण का प्रभाव अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्संबंध और व्यक्तियों द्वारा सीमाओं को पार करने में आसानी से स्पष्ट है। गंतव्यों की विविधता। ऐतिहासिक प्रवासन पैटर्न के विपरीत, जो अक्सर विशिष्ट औपनिवेशिक बागानों तक ही सीमित थे, समकालीन श्रमिक प्रवासन को गंतव्य देशों की एक विविध श्रृंखला की विशेषता है।
आज श्रमिकों के पास चुनने के लिए देशों की एक विस्तृत श्रृंखला है और किसी विशेष गंतव्य को चुनने के लिए उनकी प्रेरणाएं आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक माहौल और नौकरी के अवसरों जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है। गंतव्यों का यह विविधीकरण आधुनिक युग में बदलते भूराजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को दर्शाता है। निष्कर्षतः भारतीय श्रमिकों का औपनिवेशिक बागानों में प्रवास और श्रमिकों के समकालीन आंदोलन में आर्थिक प्रेरणा, शोषण और सांस्कृतिक विस्थापन में निहित समानताएं हैं। हालांकि मतभेद, विशेष रूप से कानूनी ढांचे में, वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी का प्रभाव और गंतव्य विकल्पों की विविधता समय के साथ श्रम प्रवास के विकास को उजागर करते हैं। इन समानताओं और असमानताओं को पहचानना उन नीतियों को तैयार करने के लिए आवश्यक है जो ऐतिहासिक सबक लेते हुए समकालीन प्रवासन की जटिलताओं को संबोधित करती है। यह प्रतिबिंब ऐतिहासिक विरासतों और समकालीन वास्तविकताओं द्वारा आकार की एक बहुमुखी घटना के रूप में श्रम प्रवास की गतिशील प्रकृति पर जोर देता है। निरंतरताओं और भिन्नताओं को स्वीकार करके समाज प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करने, श्रम गतिशीलता के लिए अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर सकता है। 1.4 इच्छा और अपनापन, प्रवासी भारतीयों का मध्यवर्ती स्थान। बढ़ते प्रवासन के साथ हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया में लोग खुद को विभिन्न स्थानों से संबंधित पाते हैं, फिर भी उन्हें हर जगह और कहीं नहीं होने का एहसास भी होता है। वे अपने नए देश के वैध नागरिक हो सकते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से अपने मूल देश से जुड़े हुए हैं। अपनी मातृभूमि की जड़ों और परंपराओं से दूर रहते हुए वे सचेत रूप से अपने गोद लिए हुए देश में एक जातीय समुदाय के हिस्से के रूप में संबंध बनाए रखते हैं। यह स्थिति अक्सर उन्हें अपनेपन की भावना और जो कुछ वे पीछे छोड़ गए हैं उसकी चाहत के बीच फंसा देती है, एक बीच की स्थिति। वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीयवाद क्षेत्र को खोने और पुनः प्राप्त करने के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के संदर्भ में। इस बीच स्थान में पहचान को नेविगेट करने की चुनौती महत्वपूर्ण है, खासकर राष्ट्र राज्यों, मातृभूमि और नए समाजों के बीच फंसे व्यक्तियों के लिए। इसमें परिचित और नए से संबंधित होने की लालसा या कई नागरिकताओं को संतुलित करने के बीच तनाव से जूझना शामिल है। विजय मिश्रा 1995 ने सबसे पहले इस भेद को स्पष्ट रूप से पेश किया, बाद में मैकेओन 1999 द्वारा परोक्ष रूप से चर्चा की गई और जैन 2003 द्वारा अफ्रीकी, चीनी, भारतीय और यहूदी प्रवासी के संबंध में आगे की खोज की गई। भारतीय प्रवासियों की जांच करते हुए हम प्रवासी कल्पना और वैश्विक नेटवर्क के बीच एक गतिशील संबंध देखते हैं। सिखों पर एक्सन 2001 और यूके और यूएसए के लिए संध्या शुक्ला 2003 और पनीना वर्बनेर 2002 जैसे विद्वान प्रवासी भारतीयों के भीतर एक व्यक्तिगत यात्रा के रूप में पहचान के सवाल पर जोर देते हैं। पहचान संबंधी चर्चा नागरिकता के सामाजिक कानूनी पहलुओं तक फैली हुई है, जैसा कि गुजरातियों पर टैम्पसलीचे 1980, सिंधियों पर मार्कोविट्स 2000, जियांगबियाओ 2001 और भारतीय आईटी पर वोइगट ग्राफ 2004 के कार्यों में देखा गया है। ऑस्ट्रेलिया में विशेषज्ञ डायस्पोरा का अंतर्राष्ट्रीय आयाम उन विद्वानों के लिए एक आम फोकस है जो डिटेरिटोरियलाइजेशन और रिटेरिटोरियलाइजेशन अवतार ब्रा 1996 की धारणाओं के साथ एक अद्वितीय डायस्पोरा स्पेस को परिभाषित करना चाहते हैं। एक अन्य समूह जातीयता के साथ राष्ट्र राज्यों की बातचीत से अधिक चिंतित है, जैसा कि शेफर 2003, बाउमन 1996, मुनासिंघे
2001, वर्टोवेक 1992 और अन्य के कार्यों में स्पष्ट है। बॉक्स 1.2 विक्षेत्रीकरण और पुनर्क्षेत्रीकरण। डिटेरिटोरियलाइजेशन और रिटेरिटोरियलाइजेशन शब्द जाइल्स डेल्यूज और फेलिक्स गुआटारी द्वारा अपनी पुस्तक एंटिओडिपस 1972 में पेश किए गए थे और इन्हें व्यापक रूप से अपनाया गया है, खासकर मानव विज्ञान में। विक्षेत्रीकरण में किसी स्थापित भूमि या स्थान से नियंत्रण और व्यवस्था को हटाना, अनिवार्य रूप से जो किया गया है उसे पूर्ववत करना शामिल है। उदाहरण के लिए, जब स्पेनिश ने एज़टेक पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने एज़टेक मान्यताओं और अनुष्ठानों के कई प्रतीकों को मिटा दिया। पुनर्क्षेत्रीकरण आम तौर पर होता है, जैसा कि तब देखा गया जब स्पेनिश ने पारंपरिक संरचनाओं को अपनी मान्यताओं और रीति-रिवाजों से बदल दिया। संस्कृति के संदर्भ में, मानवविज्ञानी संस्कृति और स्थान के बीच संबंधों के कमजोर होने का वर्णन करने के लिए डिटेरिटोरियलाइज्ड का उपयोग करते हैं। इसका तात्पर्य अंतरिक्ष और समय में एक विशिष्ट स्थान से सांस्कृतिक विषयों और वस्तुओं को हटाने से है, यह सुझाव देते हुए कि कुछ सांस्कृतिक पहलू निरंतर गति की दुनिया में विशिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं को पार करते हैं। हालांकि इसका तात्पर्य सांस्कृतिक परिवर्तन से है, लेकिन इसका मतलब संस्कृति को बिना किसी आधार के विकसित होती प्रक्रिया के रूप में देखना नहीं है। अक्सर जैसे ही एक संस्कृति बदलती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरी संस्कृति को एक अलग संस्कृति में फिर से शामिल किया जा रहा है, जो संस्कृति के वैश्वीकरण को दर्शाता है। इस प्रक्रिया में संस्कृति दुनिया के विभिन्न हिस्सों में घूमते हुए क्षेत्रीयकृत और पुनर्क्षेत्रीयकृत दोनों होती है। कुछ क्षेत्रों से उखाड़ी गई संस्कृतियां उन क्षेत्रों में नया महत्व प्राप्त कर लेती हैं, जिनमें वे प्रवेश करती हैं। इन प्रश्नों को संबोधित करने वाले विद्वान या तो जातीय लामबंदी, बार्थ 1969 से प्रेरित के जमीनी हकीकत के दृष्टिकोण को अपना सकते हैं, या संख्या और राजनीतिक दोनों के संदर्भ में जातीय अल्पसंख्यकों के हाशिए पर जाने का पता लगाने के लिए राष्ट्रवाद और राष्ट्रराज्य के ढांचे में उतर सकते हैं। सत्ता और विरासत पर राष्ट्र-राज्य के एकाधिकार के संबंध में बाद वाले परिप्रेक्ष्य की चर्चा विलियम्स 1989 और वर्डरी 1994 के कार्यों में की गई है, साथ ही बाउमन द्वारा विश्लेषणात्मक रूप से नियोजित किया गया है, 2002 में वेरबनर द्वारा एक आलोचना के साथ। दोनों प्रकार के अध्ययन सांस्कृतिक राजनीति या पहचान की राजनीति की छत्रछाया में आते हैं। जब विश्लेषक के परिप्रेक्ष्य में विषयवस्तु, लेनदेनवाद और प्रवासी भारतीयों की सामाजिक कानूनी स्थिति जैसे नागरिकता के मुद्दे शामिल होती है, तो अगला तार्किक कदम वैचारिक और सार्वजनिक नीति निहितार्थों पर विचार करते हुए बहुसंस्कृतिवाद और बहुनस्लीयवाद के भव्य आख्यानों के भीतर प्रश्नों को फिर से तैयार करना है। 1.5 निष्कर्ष। इस खंड में हमारा लक्ष्य प्रवासी और अंतर्राष्ट्रीयवाद जैसी अवधारणाओं से जुड़ी विभिन्न व्याख्याओं को स्पष्ट करना है। हमने वैश्वीकरण के संदर्भ में इन विचारों की खोज की। वैश्वीकरण, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, केवल वैश्विक बाजार शक्तियों के बारे में नहीं है, इसमें वैश्विक बाजारों का विकेंद्रीकरण शामिल है। उदाहरण के लिए, एक ट्रांसनेशन कॉरपोरेशन का उत्पादन केंद्र एक स्थान पर हो सकता है, जबकि उसके सेवा केंद्र कहीं और हो सकते हैं। बीपीओ की व्यापक उपस्थिति इस वैश्विक बाजार प्रवृत्ति को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण को आईटी और तीव्र यात्रा जैसी तकनीकी प्रगति के कारण बढ़े हुए कनेक्शन और नेटवर्क द्वारा चिन्हित किया गया है। ये प्रगति घर और विदेश के बीच सघन और तेज संबंध बनाती है। मीडिया का एक साथ होना वैश्वीकरण का दूसरा पहलू है।
यह लोगों को किसी विशिष्ट स्थान से बंधे हुए स्थान में चीजों का उपभोग करने और कल्पना करने में सक्षम बनाता है। वैश्वीकरण की ये विशेषताएं प्रवासी भारतीयों के अंतर्राष्ट्रीयवाद में योगदान करती हैं। पहले के प्रवासी भारतीयों के विपरीत आज व्यक्ति अपनी मातृभूमि से दूर रहते हुए भी उदासीन कल्पना और वास्तविक संबंधों दोनों के माध्यम से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। प्रवासी भारतीयों की यह विकसित होती प्रकृति उन्हें अतीत से अलग करती है, जहां लोग अपना घर छोड़कर अपनी जड़ों से अलग हो जाते थे। वर्तमान प्रवासी अपने घर के साथ कल्पना और वास्तविक संबंधों दोनों में लगातार लगे हुए हैं। यह बदलाव वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को परिभाषित करता है। हमने विदेशों में भारतीयों की प्रवासी स्थिति का विश्लेषण करने में मदद के लिए विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। यह स्पष्ट है कि विविध संदर्भों और इतिहासों को देखते हुए इनमें से कोई भी दृष्टिकोण भारतीय प्रवासियों की आसानी से व्याख्या नहीं कर सकता है। निम्नलिखित अनुभागों में हम अलग-अलग स्थितियों को समझने के लिए विभिन्न वैश्विक क्षेत्रों में भारतीय प्रवासियों की जांच करने की योजना बना रहे हैं। इस विश्लेषण में इन प्रवासी भारतीयों से संबंधित अध्ययन और दृष्टिकोण की खोज शामिल होगी।